तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट का। बिल्कुल जोश में जाना है, दहाड़ के जाना है और एग्जाम को फोड़ के आना है मेरे शेरों। और मुझे भरोसा है देश का जितना भी हमारा एनडीए का बच्चा है वो बिल्कुल तैयार है इसमें बेस्ट करने के लिए। लक्ष्य छोटा ही है यार, केवल आपको 50% का टारगेट लेके चलना है। मैथ 120 में 60 क्वेश्चन आपको एक्यूरेट करने हैं। एनफ टाइम है, 150 मिनट में केवल 60 क्वेश्चन की डिमांड कर रहा हूं मैं। और सेकंड पेपर में भी आपको 80 एबव रखना है बेटा, आप श्योर शॉर्ट सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। इसी विजन और इसी ऑब्जेक्ट के साथ जाना है। बाकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कूल होके, काम होके, रिलैक्स होके जाइए, बढ़िया करिए। और सभी शिक्षकगण, आज हम यहाँ आपके लिए एक मोटिवेशन के साथ साथ बहुत सारी टेक्निक्स भी लेके आए हैं कि लास्ट टाइम हर सब्जेक्ट का टीचर आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेगा कि आखिर मैथ में क्या ख्याल रखना है, फिजिक्स में क्या रखना है, इंग्लिश में क्या रखना है, जीएस में क्या रखना है, साइंस में क्या, केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या रखना है। एवरी प्रोस्पेक्ट में हर टीचर आपको कुछ बेसिक टेक्निक बताने वाला इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक भी बने रहिएगा। ढेर सारा आशीर्वाद, दुआएं आपके लिए। ईश्वर आपको बहुत शक्ति दे, आप बेहतर करें। और टीचर्स के सारे आशीर्वाद लेना मत भूलिए। ये ऐसा मोमेंट है जब आप कुछ बेहतर करने वाले हैं। तो फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनडीए का पेपर अब एकदम सर पे है, बट आई टोटली बिलीव ऑन यू। यू ऑल्सो हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। इस बार सपना पूरा वर्दी है, वर्दी जो आपको आराम से मिल जाएगी। बस आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना होगा। आपने जितना भी पढ़ा है, जो कुछ भी पढ़ा है, वो सफिशिएंट है। किसी की भी तैयारी 100% कभी भी कंप्लीट नहीं होती किसी भी कंपटीशन की, बट उतने में ही पेपर हमेशा क्वालिफाई होता है जितना आपने पढ़ा है और अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट हैं। और इस बात का मैं दावा कर सकती हूँ कि जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, अगर आपने उसको सही तरीके से पढ़ा है, जितनी भी गाइडेंस मैंने दी है, अगर आप उसके लिए सफिशिएंट स्टैंड किए हैं, तो डेफिनेटली इस बार का सिलेक्शन आपका पक्का है। अगर हम बात करें, यहाँ पे हम मैथ्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं 2 राउंड पॉलिसी, 2 राउंड स्ट्रैटेजी। क्या है ये 2 राउंड स्ट्रैटेजी? मैम क्या लेकर के आए हैं नया? तो बेटा बेसिकली इस बार मिशन वर्दी है, ये आपको दिख रहा है, कर हर मैदान फतेह। ये मुझे अपने बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं है। आई टोटली बिलीव ऑन यू। और आप लोग इस बार पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। आप लोगों की मेहनत कंटिन्यूसली हमारे साथ दिखती है बेटा। जो आप लोग लगातार ऑनलाइन में लगे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। इनफैक्ट माई ऑफलाइन स्टूडेंट्स, आई रियली अप्रिशिएट यू। ठीक है, अब चलिए बेसिकली बात करते हैं कि ये 2 राउंड पॉलिसी बेसिकली है क्या। अगर हम 2 राउंड पॉलिसी के बारे में बात करें तो देखो, बेसिकली मैंने जो गलतियां देखी हैं आप लोगों के पेपर में, आज मैं आपकी गलतियां पॉइंट आउट कराने आई हूं। जो आप लोगों की गलतियां होती हैं पेपर के दौरान, जो आप गलतियां करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है कि मैंने अक्सर देखा है बच्चों को बहुत ही स्लो स्पीड के साथ पेपर कर रहे होते हैं। उन्होंने या तो पहले मॉक टेस्ट नहीं दिया होता और पेपर के साथ वो अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाते। और स्पीड डेफिनेटली तब आती है जब आपने एग्जाम से पहले लगभग 3500 4000 क्वेश्चंस कर लिए हों। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं इसीलिए आपको फोकस करते आती थी कि एनडीए ओरिएंटेड कैसे करें। तो अब जो कहानी हो गई वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस एग्जाम में किस स्ट्रैटेजी के साथ हम बैठे। कोई भी पेपर बेटा, इनफैक्ट मैं अगर आपको भी पेपर बनाने के लिए दूंगी तो कोई भी पेपर किस स्ट्रैटेजी के साथ बनता है। जैसे कि अंडर माय ऑब्जर्वेशन 120 क्वेश्चन आते हैं। उस 120 में आप यहाँ पे देख सकते हैं 35% इजी पेपर होता है, 45% मॉडरेट होता है और 20% आपका हार्ड पेपर होता है। सबसे पहले आप जब राउंड 1 करेंगे पेपर का, जब आप 120 क्वेश्चन विजिट करेंगे, ये 1 राउंड, फर्स्ट राउंड आपका अप्रॉक्सीमेट 1.5 घंटे में, यानी कि 90 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इस 90 मिनट में आपको करना क्या है? इस 90 मिनट में पूरे 120 क्वेश्चन में से आपको छांटने हैं ये 42 सवाल। आपको वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करने हैं जिन पे आप एकदम श्योर हैं, जिसमें एक भी गलती नहीं है। 120 क्वेश्चन में हमें वो छांटना है जो हमें आता है। कुछ क्वेश्चन उसमें इंटेंशनली ऐसे डाले गए हैं जिनको आपको स्किप करके आगे बढ़ना है। और नेगेटिव, ओवर कॉन्फिडेंस में आके नेगेटिव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आधे बच्चे नेगेटिव की वजह से अपने फर्स्ट राउंड में आउट हो जाते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट राउंड में आपको सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिसमें आप श्योर शॉट हैं। जिसमें भी आंसर श्योर होता जाएगा आप ओएमआर पे तुरंत मार्क करेंगे। आपकी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये कि लास्ट मोमेंट में आप ओएमआर को फिल करते हैं, जिसमें अगर आपका आता हुआ भी अगर आपने ओएमआर में मार्क नहीं किया तो उसका कोई भी वैलिडेशन नहीं होगा। सेकेंड बात, जब सेकेंड राउंड पे आप जाएंगे और फर्स्ट राउंड के दौरान ही हम उन हार्ड क्वेश्चन को भी मार्क कर लेंगे जो टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है।
उस पर हम तुरंत क्वेश्चन पेपर में क्रॉस कर देंगे, या जो क्वेश्चन हमें पता है कि हम नहीं निकाल पाएंगे आंसर, या इसका आंसर हमारे तक, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है बेटा। आपको भी पता है कुछ पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं होगा, तो बेसिकली उन क्वेश्चंस को आपको छूना ही नहीं है, तो वो क्वेश्चंस आपको तुरंत क्रॉस आउट करके पेपर से निकालने हैं। सेकंड राउंड जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको फोकस करना है 45% पे। इस 45% में से आपको 42 क्वेश्चन अप्रॉक्स वहां से, और यहां से अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो आपके पास बचा 1 घंटा होगा, उस 1 घंटे में आपको इनको क्रैक करना है। अब इसमें क्रैक करने में सबसे ज्यादा तो की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से मैं आऊंगी कि मैम स्कोरिंग चैप्टर्स क्या क्या है, क्या क्या बातें हमें दिमाग में रखनी है, क्या क्या नहीं करनी है। तो पहले तो मैं कुछ पॉइंट्स पे आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी, पॉइंट्स टू रिमेंबर। बेसिकली हाँ, हम इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि एक दिन में हम किन किन चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं या जो भी चीजें हैं, बट स्टिल आई वॉन्ट टू मेक और शॉर्ट नोट कि आप इस चीज पे ध्यान दें कि नेगेटिव मार्किंग 0% चाहिए। 0% ह्यूमन एरर ऑब्वियसली होता है। 0% मैं आपके दिमाग में इसलिए फीड कर रही हूं कि जब मैं आपको 0% बोलूंगी तब जाके आप 1% या 2% पे पहुंचेंगे। बेटा 4-5 से ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अटेम्प्ट भी वही करना है जहां हमें 50-50% डाउट हो, जहां हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हो और हमें 2 ऑप्शन में डाउट हो, जब हम नियर टू आंसर होंगे। आप हर चीज में श्योर नहीं हो सकते, और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सिंगल डिजिट आंसर पे पहुंच जाते हैं। तो मेक श्योर कि मैथमेटिक्स में इफ बट नहीं, जो श्योर शॉर्ट आंसर है वही श्योर शॉर्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें नो तुक्का बेटा लगा देना चाहिए। ऑप्शन सी होगा मैम, ओमेगा जब भी दिखता है तो आंसर 0 आ जाता है। मैम ज्यादातर इस टाइप के आंसर्स का ऐसा ही आंसर होता है। नो तुक्का बेटा, यू हैव टू बी एन ऑफिसर, और एक ऑफिसर कभी भी तुक्कों पे काम नहीं करता, वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है। तो प्लीज मार्क माय वर्ड्स, नो तुक्का। सेकेंड बात, आपको ओएमआर, जैसा कि मैंने पहले भी आपको मार्क किया है ये पॉइंट, कि आपको ओएमआर क्वेश्चन के साथ साथ फिल करते जाना है। लास्ट मोमेंट पे ओएमआर फिल करने का इंतजार नहीं करना है। स्पीड को मेंटेन करके चलना है, कोई भी ढीला ढाली नहीं चाहिए, एकदम स्पीड मेंटेन होनी चाहिए आपकी। नो ओवर ईटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको एक दिन पहले से ही आपको थोड़ा सा अपना डाइट को ध्यान देना है, एंड प्लीज अवॉइड ओवर ईटिंग। आपको ओवर ईटिंग अवॉइड करनी है। स्लीप प्रॉपरली लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई ट्रस्ट यू, यू ट्रस्ट योरसेल्फ, योर पेरेंट्स ट्रस्ट यू। ओनली यू नीड टू फोकस कि हाँ हमने जितना पढ़ा है उतना सफिशिएंट है, और उसके बाद हमें प्रॉपर शेड्यूल के साथ उसको क्वेश्चन पेपर में करना है। दैट्स इट। नेक्स्ट बात अगर हम करें तो नो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट एंड नो आउटसाइड रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। अब चाहे दुनिया में आपको कोई भी कुछ भी पढ़ा दे, आपने जितना पढ़ लिया है आप उसी का रिवीजन करिए। बाहरी रिसोर्सेज यानी बाहरी कोई भी टॉपिक आपको मिल रहा है, नई ट्रिक्स टेक्निक्स मिल रही है जो आपने कभी इससे पहले नहीं देखी, कभी इससे पहले नहीं पढ़ी, प्लीज अवॉइड देम। कोई भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, जितना पढ़ लिया उतना सफिशिएंट है, वेल एंड गुड बेटा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रिवाइज करने वाले, जो स्कोरिंग चैप्टर्स है, इसके ऊपर आते हैं। स्कोरिंग चैप्टर्स हमारे क्या क्या है? पीएनसी वेरी स्कोरिंग चैप्टर, वेरी वेरी स्कोरिंग चैप्टर। यहां से 7-8 क्वेश्चन आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अगर आपको इनको रिवाइज ही करना है, इन सारे टॉपिक्स का मैं पीवाईक्यू करवा चुकी हूं बेटा, तो आप प्लीज चैनल पे जाकर के पीवाईक्यूज को जरूर देखें। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप ट्रेन में ट्रेवल करके जा रहे हैं, एनडीए का पेपर देने जा रहे हैं, आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, रात में पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सिर्फ पीवाईक्यूज आप पलट के देखिए। पीवाईक्यूज आपके कॉन्सेप्ट्स में बहुत मजबूती लाएगी। नेक्स्ट बात करें प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, एज आई ऑलवेज से। एल्जेब्रा में बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स है बेटा, कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक, सेट थ्योरी, आपका बाइनरी, सीक्वेंस एंड सीरीज, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर होते हैं। एक बार इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई रिक्वेस्ट जरूर देख करके जाएं। डिफरेंशिएशन, फंक्शन, ये सारे चैप्टर्स आपके बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। और देखो बेटा, अब हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, शांत, कूल डाउन। यू आर एन ऑफिसर, यू आर एन ऑफिसर। घर की जिम्मेदारियां हैं, हमारा आपके परिवार का भरोसा है आपके ऊपर, ठीक है। आई नो
आप लोग बहुत बढ़िया करेंगे। एग्ज़ाम में प्रेशर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, नर्वसनेस के साथ काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो अपने आप को काम डाउन करके बैठेंगे, क्योंकि वो जो 2.5 घंटा होगा जब आप मैथ्स का पेपर करेंगे, वही आपका टेम्परामेंट चेक करेगा। आपने भले ही लाख जितनी भी कोशिशें की हों, जितना भी पढ़ा है, वो 2.5 घंटा आपका करियर डिसाइड करेगा। वो 2.5 घंटा आपके कदमों की, आपकी वर्दी तक दूरी तय करेगा। तो बेसिकली बच्चों, ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, आई नो यू आर द बेस्ट। ठीक है, आपकी प्रियंका मैम आपके साथ हमेशा खड़ी हैं, हर समय हर कंडीशन में आपके साथ खड़ी हैं। तो बेसिकली बच्चा, मेरा भरोसा मत टूटने देना। आई नो यू आर द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा, आप सभी लोग एनडीए की परीक्षा में 3 सितंबर को बैठने जा रहे हैं और मैं उन सभी अपने प्रिय छात्रों से ये गुजारिश करूंगा कि आपको अब इस कम समय में, जो एकदम जिसको आप कहते हैं कि इसमें लोगों को बहुत घबराहट होती है, तो इस घबराहट से बचने की हम आपको हिदायत देते हैं। और इससे बचने के लिए आपके लिए द बेस्ट मेथड, बेस्ट तरीका यह है कि आप, जैसे हमारे जीएस के सेक्शन जियोग्राफी में अगर हम बात करें, तो आपको जो चीज़ें आ रही हैं, चूँकि माइनस मार्क एग्ज़ाम है, एक बार आप सारे लोग फिर मेन टॉपिक्स का मेन पॉइंट्स को रिकॉल कर लीजिए। घबराएं बिल्कुल ना। यदि इच्छा है तो आप रिकॉल कर लें, नहीं इच्छा है तो भी आप सरसरी नज़र से कुछ क्लिक पॉइंट को देख लें। जैसे सोलर सिस्टम से हमेशा आता रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से आता रहा, और आजकल तो ट्रेंड में है टाइम जोन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उन पर एक नॉर्मल फार्मूले को आप देख लीजिए। साथ ही साथ लिथोस्फीयर से बहुतायत प्रश्न आते हैं, 6 से 7 प्रश्न तक वहाँ से पूछे जाते हैं, उसे भी एक बार एक नज़र से आप देख लें। दूसरा, जब इंडियन जियोग्राफी की बात है, पोजीशन ऑफ इंडिया, सॉइल्स, क्लाइमेट, ट्रांसपोर्ट, इन सब टॉपिक्स को अवश्य अगर संभव हो तो आप ब्रीफ नोट ज़रूर देख लें। अब बिल्कुल न घबराएं, बहुत अच्छा नंबर पाएंगे। नहीं भी देखेंगे तो भी आप बहुत अच्छा नंबर पाएंगे। यही देने के लिए मैं, यही समझाने के लिए मैं आपको ये टिप्स दे रहा हूँ। और अगर आप इसका 100% पालन करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, सब पास होंगे। जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, तो इकोनॉमी में आपके यहाँ बहुत ही कम प्रश्नों को जगह दी जाती है। इसमें आप एग्रीकल्चर के एरिया में देख लीजिए, यहाँ पर आप 5 ईयर प्लान्स के बारे में भी थोड़ा, जो टारगेट है क्या अचीव हुआ, किस ईयर क्या मोटो था, उसको आप देख लें। साथ ही साथ जब हम करंट की बात आपके लिए करेंगे, तो करंट में बेटा नेशनल इंटरनेशनल कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ को देखिए, सम इवेंट्स को देखिए, और डिफेंस से रिलेटेड ज़रूर मिलिट्री एक्सरसाइज देख लें। और यहाँ पर स्पोर्ट अवश्य देख के जाइएगा, कारण कि इन सब प्रश्नों को बहुत अधिक जगह मिलती है। और आजकल तो आपके यहाँ 8 से 10 प्रश्न करंट अफेयर से आ रहे हैं। बिल्कुल न घबराएं, इत्मीनान से जाएं। यदि संभव हो तो मेन पॉइंट्स को देख के जाएं। सोचें बिल्कुल ना, आराम से दिन गुजारें और जा कर के परीक्षा दें। इसके लिए मैं तहे दिल से एक बार फिर आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं। और इसी के साथ एक बार फिर मेरे प्रिय छात्रों, जय हिंद। जय हिंद प्यारे स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपके एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ चुके हैं, तो आपका तैयारी लास्ट टाइम पे एकदम, कहते हैं कि लास्ट एक चोट जो होती है, हो सकता है कि आप यहाँ से इस पेपर को फोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके होंगे। तो हम भी अपनी तरफ से एक प्रयास करते हैं जिससे कि आपका काम और थोड़ा आसान हो सकता है। एनडीए के आने वाले इस 3 सितंबर के एग्ज़ाम के लिए हमने कुछ ट्रेंड एनालिसिस किया हुआ है, जो पिछले कुछ एनडीए के पेपर हाल ही में हो रहे हैं, है ना। 8-10 पेपरों का यदि लगातार देखा जाए प्रेजेंट में, तो उसमें कौन कौन से ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्टर्स रहे हैं, या कौन से महत्वपूर्ण सेक्शन हैं या चैप्टर्स कह लीजिए आप, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना है। और पूरा प्रयास रहेगा कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आए, क्योंकि हमने जो है इसको पूरा रिसर्च करके देखा है, और साथ साथ में ये भी देखा है कि भाई इनमें से कौन से करंट से संबंधित टॉपिक रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना भी हो जाती है।
चलिए तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे यहाँ पे यदि देखा जाए तो हिस्ट्री का यदि लगभग 3 एग्ज़ाम्स का यदि देखा जाए पिछले, तो पहले इसमें लगभग 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन के आसपास में चल रहा है इसका ट्रेंड, ठीक है। और साथ साथ में जैसा कि हम जानते ही हैं कि पॉलिटी के सेक्शन को इसने बहुत ही ड्रास्टिकली कम कर दिया है। पहले जहां 5-6 क्वेश्चन आया करते थे, अब लगभग कभी 1 क्वेश्चन आ जाता है तो कभी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन जाके किस में ऐड हो जाता है, ज्योग्राफी वाले में जा कर के ऐड हो जाता है। फिलहाल हिस्ट्री में हमने जो ऑब्जर्व किया है उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो देखिए, हिस्ट्री में अभी पिछले कुछ 2 या 3 एग्ज़ाम में ये देखा गया है कि आपका ये जो सेक्शन है एंशिएंट हिस्ट्री का, इसमें से क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये 2022 का जो पहला पेपर था, इसमें 4 क्वेश्चन थे एंशिएंट के। उसके बाद 2022 के सेकंड पेपर में 5, और उसके बाद 2023 का जो फर्स्ट था इसमें 7 क्वेश्चन आ चुके हैं, 7 क्वेश्चन आ चुके हैं। इसका मतलब है कि थोड़ा थोड़ा वेटेज किस में बढ़ रहा है, एंशिएंट वाले में बढ़ रहा है। तो चलिए एंशिएंट में बात कर लेते हैं। आपको फोकस कहाँ पर रखना है, कम से कम ये टॉपिक तो आपके तैयार ही होने चाहिए। तो जैसा देखा जाता है तो देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाते हैं एंशिएंट में, तो वो पूछ रहा है मौर्यन एम्पायर से, और उसी के साथ साथ में लेटर मॉडर्न पीरियड का यदि कहा जाए तो 321 ईस्वी से लेकर के, है ना, 321 ईसा पूर्व से लेकर के 321 बीसी से लेकर के, और ये लगभग मौर्य साथ साथ में लेटर मौर्य और उसके साथ साथ में गुप्ता, है ना, यानी कि 500 एडी तक, है ना। तो मौर्य के बारे में और इनका एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली ज़्यादा ये क्या पूछता है, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित ज़्यादा चीज़ें पूछता है। फिर भी हमें क्या करना है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ में पॉलिटिकल चीज़ें भी तैयार करनी है कि कौन सा रूलर था, इसके समय पे क्या क्या मुख्य कार्य हुआ है। तो मौर्य पूरा ही पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन पर और कल्चर पर विशेष फोकस रख करके पढ़ना है कि भाई इनके अधिकारियों को क्या कहा जाता था और कौन कौन से अधिकारी क्या काम किया करते थे। सेम केस होता था गुप्ताज में, यानी गुप्त वंश के बारे में यदि बात करें तो गुप्त वंश में भी सेम कहानी है। तो दोनों में एडमिनिस्ट्रेशन और साथ साथ में रूलर यानी पूरी थोड़ी सी जानकारी कंप्लीट हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ जो एग्ज़ाम्स हैं इनमें ट्रेंड यहाँ से बढ़ चुका है और लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे पिछली बार भी यहाँ से जो है 2 क्वेश्चन आया था लेटर मौर्य से और 1 क्वेश्चन आया था मौर्य से। ऐसे ही गुप्ता से भी यहाँ पर 1 क्वेश्चन पिछली बार आया था, उसके पहले 2 क्वेश्चन आए थे। तो लगातार यहाँ पर फोकस बना के रखा हुआ है यूपीएससी ने, और यहाँ से लगातार क्या कर रहा है, एंशिएंट में क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। इसके बाद यदि आप ये कहें कि तीसरा इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, तो बच्चा याद रखिएगा, इसके अलावा केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन बस एक बार पढ़ लीजिएगा। पहले क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, है ना। तो ये इसके अलावा बस हड़प्पा, इनसे ही मैक्सिमम क्वेश्चन अभी पूछ रहा है, और चांस यही है कि आगे भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। बस इतना पढ़ना है आपको। इसके बाद आपको सीधे मिडाइवल में चल लेना है, ठीक है, यानी कि मध्यकालीन भारत में चल लेना है। मध्यकालीन भारत की यदि बात करते हैं तो देखिए, पहले और अभी भी ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है। जैसे कि पिछली बार यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ लिया था, और उसके पहले यदि देखा जाए तो थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा थे, 5 क्वेश्चन थे। तो पिछली बार केवल यहाँ से मध्यकालीन से 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था। ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी है ये विजयनगर एम्पायर से, है ना। तो मिडाइवल में यदि बात करें, है ना, मिडाइवल में यदि बात करें तो कहाँ से पूछता है बच्चा, मध्यकालीन में यदि देखें तो ये विजयनगर से बात, है ना, कहाँ से, तो विजयनगर, ठीक है। तो विजयनगर को याद कर लेना है अच्छे से आपको। इसके बारे में इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, है ना, अयंगर सिस्टम क्या था, और नायक क्या हुआ करते थे। विजयनगर से संबंधित चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। विजयनगर के साथ साथ में अभी पिछली बार इसने मुगल से भी क्वेश्चन पूछा है, पर यदि एनसीईआरटी से तो उसको अभी धीरे धीरे हटाने की बात चल रही थी। तो हो सकता है कि आगे भी ना पूछे, बट पिछली बार तो यहाँ से पूछ लिया था, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा हुआ था क्वेश्चन। पर फिलहाल आप सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक कहें तो विजयनगर है, और मुगल से पिछली बार पूछा हुआ था, और जनरली यहाँ से थोड़ा बहुत पूछता रहा है। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। 2 टॉपिक आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अच्छा, मुगल करिए या ना करिए आपकी इच्छा है, विजयनगर जरूर करना है। और यदि इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण इस समय यदि देखा जाए तो मराठा में शिवाजी के बारे में आपको इस साल जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि शिवाजी की 350वीं जो है वर्षगांठ थी, है ना, उनके कोरोनेशन की 350वीं वर्षगांठ थी। तो यहाँ पर जो है पक्का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। तो शिवाजी के बारे में पूरी जानकारी रखिएगा, है ना, कि इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी, है ना, और कैसे इन्होंने, कब इनका कोरोनेशन होता है, तो 1674 में होता है ना, छत्रपति की उपाधि आदि। तो शिवाजी नेवी के फाउंडर भी रहे हैं, यानी कि फाउंडेशन हमारे यहाँ नेवी की शुरुआत इन्हीं ने किया। तो ये ज़रूर पढ़ के जाना है शिवाजी के बारे में एक बार, यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना बन जाती है। चलिए उसके बाद मॉडर्न की बात करते हैं। तो मॉडर्न में से यदि देखा जाए तो हमेशा से क्वेश्चन ज़्यादा आते रहे हैं, आपको जैसा कि पता ही है।
पिछले एग्जाम में यहाँ से 9 क्वेश्चन सीधे मॉडर्न हिस्ट्री से थे, उसके पहले 7 क्वेश्चन थे और उसके पहले 6 क्वेश्चन थे। तो यहाँ से मॉडर्न सबसे बड़ा वेटेज रखता है, तो सबसे पहले आप तो कायदे से मॉडर्न ही आपको पढ़नी है। मॉडर्न में भी यदि देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक होते हैं यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कौन सा आ जाता है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, भारत का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण, ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बच्चा यहीं से आते हैं। इसमें क्या क्या आता है, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आपकी बुक में है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अच्छा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण या 1905 से लेकर के 1947 तक की जितनी भी घटनाएं हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये यहीं से लगातार पूछ रहा है। और एक तो ये हो गया, इसके बाद गवर्नर और वाइस राय, है ना, गवर्नर और वाइस राय। इसके अतिरिक्त आपको क्या पढ़ने हैं, गवर्नर प्लस वाइस राय, उनके समय पे क्या क्या काम हुए हैं, जैसे कि भैया पहली रेलवे किसके समय पे चली थी। इसके अलावा यदि देखा जाए तो इनमें से किसे आपको लोकल सेल्फ गवर्नेंस का वो कहा जाता है, जैसे रिपन को कहा जाता है ना, किस गवर्नर ने कौन कौन से काम करवाए थे, है ना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन लगातार बन रहा है। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो पहले तो इसमें से क्वेश्चन आते भी थे, अब धीरे धीरे इनका ट्रेंड खत्म होता चला जा रहा है। तो फिलहाल ये है कि पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे, उसके पहले एक ही क्वेश्चन आया था। तो आप थोड़ा सा अभी इसको फिलहाल के लिए यदि आप पहले नहीं पढ़े हैं तो स्किप कर सकते हैं। और फ्रीडम स्ट्रगल में तिलक जी को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, ये न्यूज़ में रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनके बारे में बात किया है। तो पक्का तिलक के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे इन्होंने केसरी मराठा आदि पुस्तक लिखी थी, आर्किटेक्ट होम ऑफ वेदास ये भी इन्होंने लिखा था, साथ साथ में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी, फर्गुसन कॉलेज की स्थापना। तो ये सब थोड़ा सा इनके बारे में, तिलक के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद यदि देखें तो क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि हमारे यहाँ पर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, है ना। तो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, धार्मिक प्लस सामाजिक सुधार आंदोलन, जैसे कि भैया आर्य समाज हो जाता है, प्रार्थना समाज हो जाता है। इनकी बात करें, इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस समय पर कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यदि देखा जाए तो इनमें सब गोपाल कृष्ण गोखले का भी नाम आ जाता है। आगे भी यदि देखा जाए तो इसमें जो है दयानंद सरस्वती है, और बहुत महत्वपूर्ण है इस समय पर, इसके अंतर्गत अभी जो न्यूज़ में रहे हैं ज़्यादातर, तो हमारे यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जब, है ना, परमहंस, यहाँ पर यदि देखा जाए तो रामकृष्ण परमहंस के, राम कृष्ण परमहंस, है ना, तो परमहंस मंडली, है ना, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये न्यूज़ में रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर इनके बारे में देखना पड़ेगा। और ज्योतिबा फूले के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ये भी न्यूज़ में रहे हैं, ज्योतिबा फूले जी, है ना, सत्यशोधक समाज बनाया था इन्होंने, ज्योतिबा फूले न्यूज़ में रहे हैं। इनके बारे में भी आपको यहीं पर पढ़ना है, सामाजिक सुधार आंदोलन में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज और ये जो भी इनसे संबंधित और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमें यहाँ पर इनके बारे में पढ़ना। वुमेन के लिए बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने, तो ये हमें देख करके रखना है ना। और साथ साथ में जो लोअर वर्ग हुआ करता था, लोअर जो सेक्शन था सोसाइटी का, जैसे शूद्र आदि है, इनके लिए काफ़ी काम किया। 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया था, तो इसकी बड़ी ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस में याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी के बारे में भी आपको जान के रखना है ना, क्योंकि ये रामकृष्ण मठ की 125वीं आई थिंक कुछ वर्षगांठ रही थी, तो इसको लेकर के मोदी जी ने ये किया था, यहाँ पर इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, तो ये रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से क्वेश्चन पूछता रहा लगातार। इसके अलावा यदि देखें तो 1857 की क्रांति, है ना, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये भी अच्छे से आप पढ़ करके जाएंगे। रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये भी अच्छे से पढ़ करके जाएंगे। पहले क्वेश्चन पूछता रहा है, आगे भी क्वेश्चन पूछने की यहाँ से संभावना है। ठीक है, और यदि देखा जाए तो अराइवल ऑफ यूरोपियन, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, है ना। अराइवल ऑफ यूरोपियन कि कैसे फ्रेंच आते हैं, है ना, अराइवल ऑफ यूरोपियन कैसे कैसे यहाँ पर फ्रेंच हैं, ब्रिटिश है, इन्होंने कैसे यहाँ पर अपनी कंपनी स्थापित किया और कहाँ कहाँ पर इन्होंने कौन कौन से युद्ध जीते, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। और लास्ट मॉडर्न का यदि टॉपिक देखा जाए, आपको जो तैयार करके जाना है वो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी कि लैंड रेवेन्यू, जैसे कि जमींदारी प्रथा आदि कहा जाता था, है ना,
लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिशर्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है, पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं, आगे भी आपको यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको बता दिया है। इतने चीज़ें आप हिस्ट्री को लेकर के यदि प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आने की पूरी संभावना है। ठीक है, फिर उसके अलावा यूपीएससी हमेशा कुछ नया करता है तो उसके लिए ज़रूर तैयार होकर के जाएं। पॉलिटी का सेक्शन के लिए ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, लगातार इसमें क्वेश्चनों की संख्या कम होती जा रही है, इसलिए अब फिलहाल की समझदारी यही कह सकते हैं कि ज़्यादा इसमें समय नहीं देना। फिर भी पॉलिटी का कौन से सेक्शन है जो कम से कम आपको रिवाइज़ कर लेने चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर एक आ जाता है शुरुआती सेक्शन जो है आपके कि कैसे संविधान बना है, एक तो ये पढ़ना है यानी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो आपका पहला ही एक चैप्टर रहता है ना, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूछता है जनरली, तो ये ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ में आगे प्रियम्बल आप एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। प्रियम्बल के बाद में फंडामेंटल राइट, सीधे फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार यहाँ पर रिवाइज़ कर लेंगे सीधे, और अनुच्छेद इनसे संबंधित मोटा ही पढ़ना है, और डीपीएसपी के अनुच्छेद है ना, डीपीएसपी जो अपना पार्ट 4 है आपका है ना, नीति निदेशक तत्व, तो इसके सीधे अनुच्छेद। तो शुरुआत के ये अनुच्छेद पढ़ना है सीधे। इसके बाद आपको राष्ट्रपति में आ जाना है, पिछले बार एक डीपीएसपी से था क्वेश्चन यहाँ पर। सीधे यहाँ पर प्रेसिडेंट देख लेना है, राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछता है। उसके अलावा सीधे लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा ये देख लेना है। ठीक, ये इतने आपको तैयार करके रखने, इतने से मैक्सिमम इनमें से क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अलावा ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये आप टॉपिक यदि पढ़ लेते हैं तो आपका पॉलिटी लगभग क्या हो जाता है, बच्चा तैयार हो जाता है। और आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी सही लगी होगी और आगे भी ये आपके लिए जो है कुछ ना कुछ बेनिफिट लेकर के आएगी। ठीक है बच्चों, तो फिर जय हिंद, ऑल द बेस्ट। एग्जाम्स आर ऑलरेडी राउंड द कॉर्नर। अब ये समय है पैनिक होने का, डिस्टर्ब होने का, रश करने का, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। कीप ऑल दिस असाइड, इस सबको असाइड रखो और बस ये समझ लो कि अब ये जो लास्ट मोमेंट है इसमें चाहिए आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी। सो हियर वी आर टू गेट यू मैक्सिमम स्कोर इन मिनिमम टाइम। इंग्लिश में कैसे आप मैक्सिमम स्कोर करें कम से कम समय में। इफ टॉकिंग अबाउट, आपका एग्जाम कॉन्स्टिट्यूट करता है 50 क्वेश्चंस फ्रॉम 10 क्वेश्चंस रीअरेंजमेंट से, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, एरर डिटेक्शन के 10 क्वेश्चंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस 10 क्वेश्चंस ईच। तो ये हैं आपके 50 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब इन 50 क्वेश्चंस को स्मार्टली टैकल कैसे करना है विद लीस्ट नेगेटिव मार्किंग, ये समझते हैं स्टूडेंट्स। ये जो लास्ट मोमेंट का रिवीजन है आपका विद इन 10 to 12 आवर्स, ये आपको कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, इट इज़ द की इंडिकेटर कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और ये जो इंग्लिश पोर्शन है ये आपके जीएटी पेपर का आपको सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक बना के देगा, जिसमें आप 200 मार्क्स में से 180 प्लस कहीं नहीं ले जाएंगे। सो नाउ सबसे पहले बात करते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की, जिसके एग्जाम में 10 क्वेश्चंस तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चंस के 40 मार्क्स आपके पास कहीं नहीं गए हैं स्टूडेंट्स, ये 40 मार्क्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। बट अब इसकी एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है ये हम आपको समझा सकते हैं लास्ट मोमेंट में टैकल करने के लिए। नाउ ये जो 10 to 12 आवर्स हैं इसमें आप 5 से 10 PQRS प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपके सामने मेंशन किया है, वी आर बिल्डिंग। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप बिल्डिंग के बाद हर चीज़ लगा के देखेंगे क्या मैम, इट इज़ टाइम टेकिंग। बट मेरा मानना है कि आपको मैक्सिमम स्कोर करना है मिनिमम टाइम में। सो मेक श्योर कि आप सबसे पहले अपने सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर पे काम करें। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। अब जैसा कि ग्रामर का रूल कहता है कि मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, और एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ 2 पार्ट ऑफ स्पीच हो सकती है, ईदर नाउन और प्रोनाउन। तो अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ऑप्शंस बहुत जरूरी हैं। अब यहाँ पे शुरुआत SPRQ सारों से हो रही है, बट इन केस अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ 2 ही ऑप्शन से शुरुआत की गई हो तो आपने अपना समय अननेसेसरली वेस्ट किया बाकी ऑप्शंस की तरफ देख के। सो डू नॉट डू दैट। इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट पढ़ने के बाद सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, ऑप्शंस की तरफ, ताकि आप एलिमिनेशन कर पाएं, राइट। अब क्योंकि हमारे पास SPRQ चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन दैट केस हमें देखना है कि मेन वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन। रिक्वायर्स वर्ब है, इसलिए Q ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, राइट। उसके अलावा
इंटरनेट नाउन है, वी आर बिल्डिंग प्लेटफॉर्म, हम प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं, बट ये प्लेटफॉर्म तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, इसके पहले कोई आर्टिकल लगना चाहिए था। ग्रामर, चेक दैट ग्रामर, एस एलिमिनेट हो गया। वी आर बिल्डिंग इंटरनेट एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म दैट इंडियाज। अब देखिए RS का पैर तो ठीक था, बट उसके बाद P ने खुद को फिट नहीं किया। एलिमिनेशन करने के बाद वी आर लेफ्ट विद जस्ट वन ऑप्शन, और ये है मिनिमम टाइम के अंदर आपका एग्जैक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट, एरर डिटेक्शन। सबसे ज्यादा बच्चे एरर डिटेक्शन से ही डरते हैं, बट बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें 10 से 10 क्वेश्चंस यहीं से फंसने वाले हैं। वेयर इन प्रेपोजिशंस, 1 से 2 क्वेश्चंस फिक्स प्रेपोजिशन हो सकता है, 1 से 2 प्रेपोजिशंस लाइक लास्ट ईयर आपको एक जनरल स्टेटमेंट के तौर पे मिल सकता है, जहां पे डे एंड डेट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है, प्लेस के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है, राइट, ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। उसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, स्पेसिफिकली सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, मेनी आर से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने भी रूल्स हैं, उनको रिवाइज कर लीजिए लास्ट मोमेंट। टाइम एंड टेंस, कंडीशनल्स 4 हैं आपके सामने हैं, राइट, 0 1 2 3, फैक्ट्स फ्यूचर, बाकी दोनों पास्ट। इमेजिनरी सिचुएशन में सब्जेक्ट के बाद वर लगेगा, तो ये था एक शॉर्ट रिविजन। प्रोनाउन, कंजंक्शंस, बस इससे रिलेटेड आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ इनसे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं जस्ट गो थ्रू देम, राइट, जिसमें हमने स्पेसिफाई किसको किया, प्रेपोजिशंस में फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो आपकी बुक में मेंशन है स्पेसिफिकली विद एग्जांपल्स। उसके अलावा कुछ बेसिक प्रेपोजिशंस, डे एंड डेट के साथ क्या आता है, टाइम के साथ क्या आता है, प्लेस के साथ क्या हम मेंशन करते हैं, राइट, किसी अगर हम बात कर रहे हैं मोशन की, तो मोशन के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स, राइट। उसके अलावा ये जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर आप इनसे रिलेटेड नोट्स जितने भी प्रोवाइड किए गए हैं अगर आप वो रिवाइज कर लेते हैं, क्लासेस देख लेते हैं, देन दैट इज डन, खत्म, इससे ज़्यादा एरर कुछ नहीं है। Synonyms, antonyms और idiom phrases. Talking about the particular synonyms, antonyms and idiom phrases. अब ये जो vocabulary का क्वेश्चन है 30 क्वेश्चंस बच्चों इसी से टारगेट होंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी लेक्सिकन की बुक है और मान लीजिए कि आपने लेक्सिकन में A से F तक ही वर्ड्स किए हैं, डोंट गो एनी फर्दर, जितना किया है बस उतना रिवाइज कर लें। इन एनी केस आपके पास ये अल्टीमेट गाइड नहीं है, आपको जितने भी वोकैबुलरी का पोर्शन मॉक टेस्ट के थ्रू, मॉडल पेपर्स के थ्रू और स्पेसिफिकली लाइव क्लासेस के थ्रू जो आज और कल सुबह 7 से शाम 7 तक भी चलाई जाएगी, इन क्लासेस के दौरान जितनी वोकैबुलरी आपको मेंशन की जा रही है उस वोकैबुलरी को रिवाइज ज़रूर करके जाएं स्टूडेंट्स। दिस इज़ द अल्टीमेट वे टू स्कोर मैक्सिमम इन मिनिमम टाइम, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, बिलीव यू कैन एंड श्योरली यू विल। बस अपना कॉन्फिडेंस अपने साथ लेके जाएं और अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ अपना एग्जाम नेल करके आएं। मिलते हैं आपके एग्जाम्स के बाद एक रियल सोल्यूशन के साथ। जय हिंद। तो जय हिंद सभी कैंडिडेट्स को। अभी मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि एनडीए के लिए लास्ट मिनट्स के लिए ट्रिक्स और टिप्स क्या हो सकती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रामबाण हो सकता है हमारे लिए, तो बिल्कुल ऐसे ही जुड़े रहें। आपको बताने जा रही हूँ मैं कि अभी हमें लास्ट मिनट में किन चीज़ों को अवॉइड करना है। जी हाँ, बिल्कुल, किन चीज़ों को अवॉइड करना है और किन चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जिसे हम एक ओवरव्यू ले सकें। अगर हम इसे ऊपर से पढ़ लें तो शायद हम कुछ क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। मैं कई बार कहती हूँ कि नैया पार लगाने का पूरा सामर्थ्य रखता है जनरल साइंस। तो नमस्कार, मैं हूँ अनुपमा पांडे, मेजर कलसी क्लासेस की जनरल साइंस फैकल्टी। जैसा कि आप जानते ही हैं, आप देखते रहते हैं हमें, तो आपके लिए हमने सोचा कि क्यों ना एक बेहतर तरीके की स्ट्रेटजी बना दी जाए, जो कि लास्ट मिनट रिवीजन की एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी होने वाली है। तो चलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एनडीए अपकमिंग 3 सितंबर के एग्जाम के लिए, जो कि आ ही चुका है पूरी तरीके से। इसमें आप केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर्स को बिल्कुल अवॉइड भी कर सकते हैं और कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और अगर आप उसका एक क्विक रिव्यू ले लें तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं और आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। तो इसी कड़ी में चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले अगर मैं बायोलॉजी की बात करती हूँ, आपके सामने, ठीक है,
बायोलॉजी के अंदर स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इंडीड इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर ही आ जाता है आपके यहाँ सेल, राइट। आपने देखा है कि इसके अंदर सबसे पहली बात जो आपको मस्ट 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 याद रखनी है दैट इज सेल, ठीक है। सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ये भी समझना है, ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, डिस्कवरी, है ना, इसमें हमें क्या क्या समझना है, इसमें हमें पहली बात समझनी है डिस्कवरी, ठीक है। मेन और ऑर्गेनेल्स, और हमें क्या समझना है इसके बारे में कि इसके कंपोनेंट, यानी कि आप इसी से रिलेट करके आप टिश्यूज़ को भी पढ़ सकते हो। इसमें भी मेन क्या है, कुछ प्लांट टिश्यूज़ आ जाते हैं, कुछ प्लांट टिश्यूज़ आ जाते हैं। अच्छा, फिर से मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बता दूं, अगर आपने इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ा नहीं है तो अब पढ़ने मत बैठ जाना, आपको केवल ओवरव्यू लेना है जो कि नोट्स आपको प्रोवाइड की गई हैं। इसके बाद सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, इसी के अंदर सेल डिवीज़न भी आता है, साथ ही साथ डीएनए आरएनए भी इसी में आ जाता है ना। इसी के साथ आप डीएनए आरएनए का थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हैं, है ना, ओके। इसके बाद सेकेंड चैप्टर जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है, इट इज़ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, राइट, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, है ना। तो अभी जस्ट जिन्होंने दिया होगा एनडीए फर्स्ट का एग्ज़ाम, उन्होंने देखा कि कितना बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ था सेल से। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन बन रहे थे केवल सेल से, तो इसको हम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पर स्किप नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं सेकंड पॉइंट की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए, वो होता है बैलेंस्ड डाइट का चैप्टर। बैलेंस्ड डाइट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है हमारे लिए अगेन, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, इसमें आपको मिनरल्स के बारे में बताया जाता है। तो आपको इसमें मिनरल्स देखने हैं कि कौन से मिनरल्स की डिफिशियंसी क्या कॉज कर सकती है, क्योंकि डिजीज़ अक्सर आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि अभी रिसेंट क्वेश्चन आया था कि कौन से मिनरल की कमी से एनीमिया जैसे रोग हो जाते हैं, तो डिजीज़ यहाँ से जो है माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये हो गया। तो मिनरल के बाद आप देख सकते हैं विटामिन, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है विटामिन बैलेंस डाइट के अंदर। इसके साथ ही आप देख सकते हो तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी थोड़ा बहुत पूछता है, ज़्यादा नहीं, एनडीए में इसका वेटेज नहीं है। आपको ज़्यादा ध्यान देना है यहाँ पर मिनरल्स के ऊपर, विटामिन के ऊपर। हाँ, प्रोटीन डिफिशियंसी भी कभी कभी पूछ लेता है, जो कि इसी के अंदर बैलेंस डाइट के ही अंदर इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो इन 2 चैप्टर्स को आप कभी भी स्किप नहीं करेंगे। तो आपके मन में एक बात आती होगी कि मैम कुछ चैप्टर्स क्या डाइजेस्टिव सिस्टम से भी आते हैं? बच्चे, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं जनरली, लेकिन बहुत ही ऊपर से आते हैं, जिसे आप इसी के साथ जोड़कर देख सकते हो, इसी के साथ जोड़कर देख सकते हो। यानी कि कौन सा एसिड, कौन सा बेस, कौन सा एंजाइम किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है, ठीक है, जो कि इसी के अंतर्गत आ सकता है, राइट। तो आप एंजाइम्स वगैरह के बारे में देख लें, एंजाइम्स, प्रोटीन के बारे में देख लें, ठीक है। एसिड बेसिस जो कि हमारी बॉडी में है, इसे आप मिनरल सेक्शन में भी ऐड कर सकते थे, है ना। ये सारी चीज़ें आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन है कौन सा एसिड है जो एसिडिक, कौन सा एंजाइम है जो एसिडिक पेज पे काम नहीं करता, कौन सा एंजाइम है जो बेसिक पेज पे काम नहीं करता, एक्सेट्रा। ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ देखने को मिलते हैं। वेरी गुड। तो इसी श्रृंखला में अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि इसके बाद मैम बहुत ही ज़्यादा अगर कोई चैप्टर वेटेज रखता है तो कौन सा है। देखो, एक होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें आपके हार्ट रिलेटेड, आर्टरीज रिलेटेड, यानी कि आपकी ब्लड वेसल्स और हार्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, ठीक है। तो आप वैस्कुलर सिस्टम को थोड़ा सा ओवरव्यू कर सकते हो, आप वैस्कुलर सिस्टम को ओवरव्यू कर सकते हो, मतलब परिसंचरण तंत्र, है ना, हिंदी में परिसंचरण तंत्र, इसका ओवरव्यू कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो जाएगा, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा, हार्ट, है ना। पूरा हार्ट मत पढ़ने बैठना, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है, हार्ट पढ़ने मत बैठ जाना। आपने केवल इन चीज़ों को ओवरव्यू करना है, जल्दी जल्दी से देख लेना है, क्योंकि आपको देखना होगा एट्रियम क्या है, किस ऑर्गेनिज्म में कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, या फिर हार्ट का फंक्शन क्या होता है, साइनोएट्रियल नोड क्या होती है, राइट। इम्प्योर ब्लड सबसे पहले हार्ट के कौन से चैम्बर में आता है, प्योर ब्लड सबसे पहले कौन से चैम्बर में आता है, कौन सी आर्टरी है जो कि इम्प्योर ब्लड लेके जाती है, कौन सी वेन है जो कि प्योर ब्लड लेके जाती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। यानी कि इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर आती है ब्लड वेसल वाली बातें, राइट।
ब्लड वेसल। साथ ही आपसे कुछ कौन सी गैसेस किस तरीके से कंबाइन होती है हमारे ब्लड के साथ, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। फिर मैं आपको एक बार थोड़ा सा यहाँ पर नॉर्मल कर दूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे कि ये तो इतना कुछ है, इतना कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एक बार इसे पढ़े हुए हैं तो आप एक क्विक रिव्यू करके बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे एग्जाम के अंदर, राइट। ओके, तो वैस्कुलर सिस्टम विल बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, तो 4th नंबर पे हम देख सकते हैं इसके अलावा वैस्कुलर सिस्टम हमने इंक्लूड कर लिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने उसी के अंदर बैलेंस डाइट के अंदर कर लिया था इंक्लूड, जिसमें से आपको कुछ ही बातें मैंने आपको बताई जो कि आपको देखनी है, राइट। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रख सकता है दैट इज़ डिजीज़ चैप्टर, राइट। इसके बाद का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखने वाला चैप्टर है डिजीज़, बीमारियाँ, ठीक है। तो डिजीज़ में आपसे कई बार क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी डिजीज़ किसके कारण फैलती है, कौन सी डिजीज़ है जिसका वाहक कौन है, वेक्टर कौन है, राइट। कौन कौन सी कुछ टेस्ट के बारे में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। जैसे कि कौन सी वायरल डिजीज़ है, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है, प्रोटोजोवन डिजीज़ कौन सी है, राइट। जैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि एलिफेंटियासिस का कौन सा पॉजिटिव एजेंट होता है, या इसका वेक्टर कौन होता है, कौन इसे लेकर जाता है, इत्यादि। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे डिजीज चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो डिजीज विल बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसे भी आप एक बार क्विक रिव्यू कर कर जाए, ठीक है। ओके, तो डिजीज की बात हमने देखा है। ओके, अच्छा, आपको बिल्कुल नहीं टच करना है कौन से क्वेश्चंस, ये सब तो इंपॉर्टेंट थे, राइट। बिल्कुल टच नहीं करना है वो ये है, अब आप ध्यान से देखना, एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा आपके यहाँ नहीं आता, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। इसके बाद आता है आपका स्केलेटन सिस्टम, बहुत ज़्यादा आपके यहाँ स्केलेटन सिस्टम से भी क्वेश्चन नहीं होते। मस्कुलर सिस्टम, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते। देखो, कभी कभी आ सकता है बट ये हमेशा आने वाले टॉपिक्स नहीं है, राइट, बिकॉज इट इज़ यूपीएससी, हम जानते हैं इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, बट हम अपने अनुभव के आधार पर आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके एग्जाम में आपका बहुत अच्छे से प्रदर्शन हो सके, राइट। तो यहाँ पर आपको इन 2 चैप्टर्स को बिल्कुल ही स्किप करना है, बिल्कुल नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी पूरा नहीं पढ़ना है आपको, वो वहाँ पर आपने क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी आपको बिल्कुल ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। समझ में आई बात? ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम अगर देखें तो डिजीज़ के बाद आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, थोड़ा बहुत आता है डाइवर्सिटी, राइट। तो थोड़ा बहुत आप इसमें ऐड कर सकते हो, दैट इज़ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में ही आपसे पूछ सकता है कि डाइवर्सिटी के अंदर कौन सा जीव कौन से संघ से आता है, राइट। उसके मेन कैरेक्टर क्या होते हैं, फ्री लिविंग है या नहीं है, कॉर्डेट है या नहीं है, राइट। या फिर इनमें से कौन सा है जो मैमल है, इनमें से कौन सा है जो कोल्ड ब्लडेड है, कौन सा है जो कि वार्म ब्लडेड है। ये सारी चीज़ें आपको डाइवर्सिटी जैसे चैप्टर के अंदर बताई जाती है। ब्रायोफाइटा के लक्षण क्या हैं, टेरिडोफाइटा के लक्षण क्या होते हैं, कौन से प्लांट है जो कि ट्रू फ्रूट बनाते हैं, कौन से हैं जो कि ट्रू फ्रूट नहीं बनाते हैं, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर के अंदर मिल जाएंगी। कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्री लिविंग है, कौन से हैं जो कि फ्री लिविंग नहीं है, एक्सेट्रा। ऐसे क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, राइट। अच्छा, तो इसके बाद आप देखो, अच्छा डिजीज़ में एक चीज़ और मैं ऐड करना भूल गई, वो आप ऐड करेंगे क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीवों के रिगार्डिंग मतलब बैक्टीरिया की डिस्कवरी, बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पूछे जा सकते हैं आपसे। फंजाई है, उसका यूज़ कहाँ होता है, जैसे कि ईस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है, ईस्ट के बारे में आपसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस सीरीज़ में जो कि आपके यहाँ एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, सेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैस्कुलर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है आपके लिए, और डाइवर्सिटी जैसे चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप बात करें कि रिप्रोडक्शन चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो जनरली देखो रिप्रोडक्शन चैप्टर से प्लांट के अंदर कभी कभी क्वेश्चन, एनडीए बहुत ज़्यादा इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस नहीं पूछता है आपसे। जो कुछ भी होगा वो सेल डिवीज़न रिगार्डिंग होगा, जो कि आप सेल चैप्टर में ही बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि कभी पूछा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ गुड ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाई, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर मियोसिस डिवीज़न इंक्लूड होता है, राइट। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स की बात होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। या फिर आप डाल सकते हैं, इस चैप्टर को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। 6 पे आपको देखना है हॉर्मोन्स,
एंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देखो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी कि कौन सा है जो एंगर हार्मोन है, कौन सा है जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होता है, कौन है जो कि हमारी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, कौन है जो बढ़ा देता है, थायराइड ग्लैंड के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी होता है, एक्सेट्रा। ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए आते हैं। तो बायोलॉजी के लिए इतना बहुत है। अगर आप लास्ट मिनट रिवीजन करना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर आप तैयार कर सकते हैं तो आई एश्योर यू कि आप बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। अब बारी आती है एनडीए के अंदर केमिस्ट्री वाले सेक्शन से। तो चलिए, जिससे आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो चलिए बिल्कुल हम देखते हैं कि हम कौन से ऐसे लास्ट मिनट रिवीजन हैं जो करके हम केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो बायोलॉजी के बाद बारी आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में अक्सर आपको बताती हूँ कि अगर आपके यहाँ एनडीए में कोई क्वेश्चन आता है तो ऑलवेज उसके यूजेस पे आता है। कभी भी किसी रिएक्शन के बारे में नहीं पूछेगा, उस रिएक्शन का यूज़ क्या होगा आपकी डे टू डे लाइफ में, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है। देखिए, अगर मैं कहूँ मस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो दैट इज़ योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपने पढ़ना होता है एलिमेंट क्या होते हैं, एटम क्या होते हैं, राइट। या फिर उसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ले सकते हैं। कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, मेटल के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, नॉन मेटल के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। या फिर हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि सबसे पहले एलिमेंट के बारे में किसने कहा, सबसे पहली बार एटॉमिक थ्योरी किसने प्रस्तुत की, एक्सेट्रा। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आते हैं। कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर, कौन सा नॉन मेटल है जो कि मेटल लाइक कैरेक्टर शो करता है, या फिर कौन सा मेटल है जो नॉन मेटल की लाइक कैरेक्टर शो करता है, राइट। तो ऐसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिक केमिस्ट्री बिल्कुल मस्ट आपको पढ़नी ही पढ़नी है। यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे। न्यूली डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर क्या है, राइट, ये क्वेश्चन था। इवन दो मतलब ये सारे PYQs हैं जो कि आते हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये चीज़ें सजेस्ट करूँगी कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। तो ये लास्ट टाइम रिविजन है। अब हमने देखना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है आपका एसिड बेस चैप्टर, एसिड एंड बेस, अम्ल क्षार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहाँ से आपसे कई बार पूछा जाता है कि आंट स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप देख सकते हो थर्ड पॉइंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन। फिर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आप रिएक्शन सोचकर बिल्कुल नहीं घबराएंगे, क्योंकि आपके यहाँ रिएक्शंस नहीं पूछता है। कभी दे दिया तो कभी पूछ लिया कि निम्न में से किस में रिएक्शन ऑक्सीडेशन हुआ है, किस में रिडक्शन हुआ है। जनरली आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने के लिए नहीं बोलेगा, तो बहुत ज़्यादा आपको इसके बारे में स्ट्रेस नहीं लेनी है। वो पूछ सकता है इनके यूजेस क्या हो सकते हैं, या फिर इनमें से कौन सा कथन है जिनमें ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, रिडक्शन के रिगार्डिंग कौन सा कथन गलत है। ये बस आपको कॉन्सेप्ट देख लेने हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या होता है, राइट। अच्छा, इसके बाद आपको एसिड बेस तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हो गई आपके सामने। इसके बाद मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, देखो इसके बाद आएंगे आपके कार्बन एंड इट्स एलोट्रॉप्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यू कैन से कंपाउंड्स। यहाँ से भी बहुत, जहाँ पे मीथेन वगैरह के बारे में आपसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मीथेन का क्वेश्चन कई बार आता है, बायोगैस कौन सी होती है, या प्लांट हार्मोन कौन सा होता है, प्लांट पौधों में नेचुरली फ्रूट पकाने वाली कौन सी गैस होती है, नॉकिंग ऑफ पेट्रोल क्या होता है, या फिर पावर पेट्रोल क्या होता है। ये सारी के सारे कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेंगे। इसी के साथ इसी में मिलता हुआ एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीमर्स, है ना। पॉलीमर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, जहाँ से इसके यूजेस बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पूछे जाते हैं, राइट। तो कार्बन एंड इट्स एलोट्रॉप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है अगेन आपके लिए, अभी लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, राइट। ओके, तो नेक्स्ट इसके बाद मैम कौन सा हम सोचे कि हमें सिर्फ वो पढ़ लें तो हमें कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अब देखो लास्ट होता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन
एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री का यूज़ हमारी एवरीडे लाइफ में क्या होता है, जैसे कि कौन सी ड्रग है, कौन सी दवा का इस्तेमाल कहाँ होता है, एनाल्जेसिक दवाएं क्या होती हैं, कौन सी होती हैं जो कि पेन किलर्स होती है, उनका क्या कंपोजिशन होता है, फर्टिलाइजर्स का मेन कंपोनेंट क्या है, जैसे NPK कहते हैं, है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें। या फिर हम इसमें देखते हैं कि एक्सप्लोजिव कैसे बनाए जाते हैं, उनके मेन एजेंट्स क्या होते हैं, क्या संगठन होता है उनका, ये पढ़ना होता है हमें इसके अंदर, ठीक है। जैसे ग्लास सीमेंट इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है, इसी के अंदर आप देखो तो ग्लास एंड सीमेंट आ जाता है। सीमेंट से जनरली इसके फॉर्मूला ही पूछे जाते हैं, या फिर इनमें कौन सा एलिमेंट क्यों मिलाया जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। ग्लास के बारे में भी जनरली इसके टाइप्स और इसके यूजेस पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो लास्ट मिनट में मैं आपको कहूँगी इसके अलावा बहुत कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है तो बहुत सारे चैप्टर इंक्लूडेड, राइट, लेकिन अभी हमें बहुत ज़्यादा भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम NDA के सिलेबस के रिगार्डिंग अगर इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ ले तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को कर पाओगे और आपको इन्हीं के अंदर ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसके बाद क्या स्किप करना है, जो बच्चे पीरियोडिक टेबल पढ़ने बैठ जाते हैं, नो यू डोंट नीड टू, आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ने रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें जो यहाँ से पूछी जाती है वो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आ जाएंगी, जैसे कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, या फिर एटम के साइज पे किसका क्या प्रभाव पड़ता है। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि मैंने अभी जस्ट मेरे माइंड में आ रहा है, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपको केवल 2-3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आइसोबार हो गया, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, आइसोटोन्स हो गया, या फिर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से किसी की डिस्कवरी भी पूछ सकता है, इंडीड पूछा है आपके यहाँ, राइट। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रख लेंगे, जो बायोलॉजी के मैंने आपको टॉपिक्स बताए अभी और जो अभी मैंने आपको केमिस्ट्री के टॉपिक्स बताए, अगर लास्ट मिनट हम इन टिप्स और ट्रिक्स को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ही हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे अपने एग्जाम्स के अंदर। तो इसी के साथ आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेष मेरी तरफ से, पूरे के पूरे मेजर कलसी परिवार की तरफ से, आप बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करके आए एग्जाम के अंदर। जय हिंद। जय हिंद बच्चों। तो प्रिपरेशन तो आपकी प्रॉपरली चल ही रही होगी और अब एकदम लास्ट टाइम पर मैं आपके सामने आया हूँ ये बताने आपको कि लास्ट मिनट में आपको क्या पढ़ करके जाना चाहिए फिजिक्स में, कि जिससे कि आप GAT वाले सेक्शन में एकदम बढ़िया परफॉर्म करके चले आएँ। ठीक है, कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन का लेवल बेटर आने का चांस है, और 25 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ज़रूर ऐसे आएंगे जो कि उस स्तर के होंगे कि भारत में उस वक्त जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे सबके लिए फिजिक्स का वो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, हर किसी के लिए मुश्किल होगा, लेकिन अब कुछ लोग जज्बाती होकर के उसको ज़बरदस्ती सॉल्व करना शुरू कर देंगे, मतलब सोचेंगे कि वो बिल्कुल होना ही चाहिए, कैसे नहीं होगा, भले ही वो बताया गया होगा, लेकिन फिर भी उस वक्त माइंडसेट ऐसे काम करता है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। उस क्वेश्चन को आप तुरंत स्किप कर दीजिए, आपके लिए टफ नहीं है, भारत में जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए टफ है। तो उस वक्त स्मार्ट वही हुआ जो उसको छोड़ करके आगे बढ़ गया। बाद में आकर के अटेम्प्ट करो, अगर पढ़ाया गया है डेफिनेटली आपको, तो डेफिनेटली आप कर ही ले जाओगे। ठीक है, और नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब भी नहीं है उस दौरान। तो लास्ट मिनट में आपको क्या फोकस करके जाना है, देखो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत गहन मुद्दे हैं। जैसे मैं आपको सिर्फ टॉपिक बताऊंगा कि क्या क्या फोकस करके जाना है आपको। जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कैसे कैसे आपको बता के जाना है इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपको माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप का पूरा फंक्शनिंग, कि माइक्रोस्कोप कितनी तरह का होता है, टेलीस्कोप कितनी तरह का होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप, जैसे माइक्रोस्कोप देखोगे सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप होने के साथ साथ कौन सा होता है, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस लगता है, मैं ऐसे ही बोल दूंगा क्योंकि सब पढ़ाया जा चुका है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स, अगर जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखेंगे तो उसमें छोटा जो होता है वो होता है क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव, छोटा लेंस होता है कॉन्वेक्स, और एक बड़ा सा कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि होता है आपका अभिदृश्यक या फिर नेत्रिका। ठीक है,
नेत्रिका होता है जिसको बोलते हैं हम क्या कहते हैं आईपीस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव को बोलते हैं अभिदृश्यक और नेत्रिका को बोलते हैं आईपीस। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। और टेलीस्कोप में आप जानते हैं, टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप है। तो न्यूटोनियन टेलीस्कोप में मिरर का यूज़ हुआ था, पैराबोलिक। और जो आपका क्या कहते हैं कैसाग्रांड टेलीस्कोप है, वो न्यूटोनियन टेलीस्कोप को मॉडिफाई करके बनाया गया था, ठीक। सबके लिए फार्मूले, इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, वो सब बेसिक चीज़ें आप दिमाग में रख करके जाइए लास्ट टाइम पर, यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। दूसरा बच्चों, आपको जो याद रखना है, एकदम दिमाग में बैठा करके जाना है कि ये पॉइंट, इसको तो जरूर देख करके जाना है, ठीक है। तो वो क्या पॉइंट बता दे रहा हूँ, जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, फ्ली 1 2 3 भागना जैसे होता है। तो फ्ली 1 2 3 का मतलब है ये फर्स्ट काइंड का लिवर्स आपको पढ़ के जाने हैं, लिवर्स, ठीक है। उत्तोलक जिसको बोलते हैं, उत्तोलक आपको पढ़ करके जाना है, ध्यान दे करके जाना है। फर्स्ट काइंड का जो उत्तोलक होगा उसमें फल्क्रम मिडिल में होगा, सेकंड काइंड का उत्तोलक जो होगा उसमें लोड मिडिल में होगा, और थर्ड काइंड का जो होगा उसमें एफर्ट मिडिल में होगा, ठीक है। बाकी चीजें आपकी साइड में होंगी दोनों। जैसे फल्क्रम, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फल्क्रम अगर बीच में है और यहां पर आपका एफर्ट है, और यहां पर क्या है, फल्क्रम यहां पर, तो यहां पर आपका क्या कहते हैं एफर्ट है, और एक तरफ आपका क्या है, लोड है। तो जैसे एक तरफ लोड है, एक तरफ एफर्ट है, तो ये जैसे कैंची होती है, सीजर। तो सीजर में क्या करते हैं आप, यहाँ पर बीच में फल्क्रम होता है, बीच में फल्क्रम होता है, यहाँ पर आप कुछ रख करके काटेंगे तो लोड हो जाता है, इधर से आप एफर्ट लगा रहे होते हैं। तो ये फर्स्ट काइंड का उत्तोलक हो गया। ऐसे ही आपको याद रखना है, ये क्या कहते हैं, क्योंकि ये पोर्शन जनरली स्किप कर दिया जाता है, तो इसको आप ध्यान रख करके जाना, ठीक है। ये बताया गया है लेक्चर। तो यहाँ पर इसके ये हो जाएगा। और क्या कहते हैं, ऐसे एग्जांपल, ऐसे सेकंड काइंड का है और थर्ड काइंड का। सेकंड काइंड जैसे कोई कार्ट है, सिंगल व्हील कार्ट, एक सिंगल व्हील है, उसके ऊपर आपने कुछ भरा हुआ है और आप ऐसे खींचते हुए ले जा रहे हैं कार्ट को, ठीक है, धक्का देते हुए ले जा रहे हैं, खींचते हुए ले जा रहे हैं। तो लोड वहाँ पर बीच में होता है, और एक तरफ आप एफर्ट लगाते हैं और एक तरफ उसका फल्क्रम होता है जो टच किया रहता है, तो ये वहाँ से हो जाता है। जैसे ये फल्क्रम अगर देखोगे तो सीसॉ भी है, सीसॉ पे भी वही केस है, एक तरफ एफर्ट लग रहा होता है, एक तरफ लोड होता है, तो वही वाली बात होती है। तो लिवर पढ़ करके जाएंगे आप, ठीक। और यहाँ पर ध्यान रखना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एकदम स्किप करके मत जाना, प्रॉपरली पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। और इसमें जो है इमेज फॉर्मेशन से क्वेश्चन जो आ जाता है, इमेज फॉर्मेशन आप जान लीजिए कि ये वाला जो फॉर्मूला है 1/f बराबर μ-1, इसको तो स्किप ही नहीं करना है, 1/r2। ये लेंस मेकर फार्मूला है, बिल्कुल बढ़िया से याद करके जाना, ऑप्टिक्स में एकदम जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी फार्मूला है, ठीक है। ये सीधा सीधा रिलेशन बताता है कि लेंस को अगर सीधा काटेंगे, अगर इस तरह काट देते हैं, या लेंस को क्या कहते हैं, लेंस को इस तरह काट देते हैं, तो ये दोनों केस में आपको बता सकता है कि कैसे क्या होगा, कैसे कन्वर्जन आएगा। तो ये सब पॉइंट पर एकदम दिमाग को बैठा करके जाना, लास्ट टाइम पर रिवाइज करके जाना। और इसके अलावा आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या याद रखना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप याद करके जाना, वही पावर वाला फार्मूला जो सिंपल होता है। तो पावर से भी यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है, वर्क अपॉन टाइम, पावर बराबर होता है V × I। यहाँ से क्वेश्चन टकरा रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है। VI और V बराबर IR होता है, तो ये कितना हो जाएगा I² R, और ये बराबर कितना हो जाएगा V² अपॉन R, और ये बराबर कितना हो जाएगा फोर्स डॉट वेलोसिटी के, ठीक है, फोर्स डॉट वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा यही वाला, ठीक। तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये है आपका। तो यहाँ से फार्मूले, इस वाले फार्मूले से भी लगातार देखा जा रहा है कि लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये भी आप लास्ट टाइम पर एकदम अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। बढ़िया से इस वाले पोर्शन को भी रिवाइज कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कुछ चीज़ें और आपको याद रखनी है। जैसे 1D में, अब मैं तुम लोगों को ये लॉजिक बताया था, अगर यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो अगर यहाँ पर कोई कर्व है, इस कर्व का अगर स्लोप पूछते हैं, प्रवणता, स्लोप मतलब प्रवणता, कि आप XY कर्व की प्रवणता बताए, तो ये प्रवणता कितनी हो जाएगी, y/x के हिसाब से जो भी निकालोगे वो जो डायमेंशन आएगा वही आ जाएगा। अगर पूछते हैं एरिया, तो ये एरिया मतलब वही क्षेत्रफल, अगर पूछते हैं एरिया या क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा XY। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ, जिससे ये कॉन्सेप्ट पूरा ही क्लियर हो जाए। अगर मान लो बच्चों यहाँ पर विस्थापन दिया है, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर दिया है फोर्स, और ये ग्राफ है, आपसे पूछा जा रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब बल और विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बल और विस्थापन कितना होगा, F × D, और ये क्या होता है, वर्क, जो कि क्या आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा क्या, कार्य x का आंसर हो जाएगा। अगर इसका प्रवणता पूछ लेते हैं तो बल बटे विस्थापन कोई भौतिक राशि नहीं देता, तो इनमें से कोई नहीं, जरूर उसमें से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह का कोई भी सवाल मिल जाता है, डेफिनेटली उसको तुरंत ही टैकल कर लेना, नॉट अ बिग डील, ठीक है। इसी तरह से आएगा। तो एवरेज एक्सीलरेशन से क्वेश्चन बन रहा है, एवरेज वाले पोर्शन से, एवरेज जैसे आप वेलोसिटी का फार्मूला और एक्सीलरेशन का, इसके क्वेश्चंस जरूर देख करके जाइएगा, ठीक है। खास करके जैसे सर्कल हैं, तो सर्कल में अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए तो एवरेज एक्सीलरेशन कितना है,
है ना। एवरेज वेलोसिटी कितनी है ये सब ध्यान में रखना है। अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में समय अगर स्पीड दिया है सिर्फ मान लो v से जाता है तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी मतलब हो जाएगा कितना, यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों। यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी देखने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना होगा तो मान लेते हैं कितना है r कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट 2r अपॉन टोटल टाइम मान लेते हैं कितना लगा है t, यहाँ से यहाँ तक t समय लगा है। अब ये बताइए यहाँ से यहाँ तक जाने में एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है वो, तो t बराबर अगर आपको निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में स्पीड कितनी रही है उसकी v, स्पीड कितनी रही है v, और आपको निकालना है समय। तो आप क्या करोगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर दोगे। डिस्टेंस कितना चल किया है यहाँ से यहाँ तक जाने में, ये इतना हाफ हुआ r, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में पाई r चला, पाई r बटे v। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे पाई r बटे v, तो कितना हो जाएगा 2r बटे पाई r बटे v, r कट गया कितना हो जाएगा 2v अपॉन पाई। बच्चों ध्यान रखना अब वो a से b तक सिर्फ गया है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी 2v अपॉन पाई। समझ आ रहा है ना, एकदम अजीबोगरीब तरीके से आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट पिछली बार देखने को मिला है, यहाँ से कुछ पूछ सकते हैं। पिछली बार एवरेज एक्सेलेरेशन पूछा था, तो एवरेज एक्सेलेरेशन निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, डिवाइड बाय फिर टाइम करना पड़ेगा, तब आ गया वो आपका। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट भी आप देख करके जाना एवरेज वाले क्वेश्चन जो है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल, वहां से भी आ सकता है। चलिए फिर बहुत ब्रीफ में मैं कुछ पॉइंट्स आपको और बता देता हूं। इस वाले पोर्शन से हो गया ग्रेविटेशन और एनएलएम से मिला करके बता दे रहा हूं। एनएलएम तो आप जानते हैं, इसमें आप लीनियर मोमेंटम गलती से भी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ तो भूलना ही मत। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, अगर कोई सिस्टम है उस पर नेट फोर्स 0 है, मतलब रेखीय संवेग संरक्षण नियम है, अगर सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है तो पहले जितना मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल मोमेंटम भी होगा। मतलब m1 u1 प्लस m2 u2। इसी पे गन प्रॉब्लम, बुलेट प्रॉब्लम, कार्ट प्रॉब्लम, एक वैगन जा रही है उसके ऊपर बारिश हो रही है, कई तरह के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं हर 6 महीने पे, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये वाले पोर्शन भी एकदम बढ़िया से रिवाइज करके जाना, अच्छे से देख लेना। बाकी मैं फॉर्मूला सबका ही बता ही दे रहा हूं आपको, जस्ट इन केस अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप यहीं पे भी आपका रिवाइज ही हो जा रहा है, तो ये आप करके चले जाना लास्ट टाइम पर, बिल्कुल एकदम बिल्कुल गलती से भी इसको भूलना मत। यहां से क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है, बहुत हाई चांस है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। और बाकी आप जान रहे हो कि dp अपॉन dt बराबर कितना होता है फोर्स, तो सिंपल सा फार्मूला है भैया। अब इसमें एक चीज याद रखना है, कई बार ये होता है कि वो दे देते हैं इतना मास पर सेकंड से कोई चीज गिर रही है, घट रही है, बढ़ रही है। अगर आपको डायमेंशन का याद है, सिर्फ डायमेंशन के लॉजिक पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर 2 किलोग्राम पर सेकंड दिया तो लोग घबरा जाते हैं, किलोग्राम पर सेकंड ये कौन सा यूनिट है। अरे किलोग्राम पर सेकंड दिया तो मतलब मास अपॉन टाइम दिया है ना। अब फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है ma। अब ये बताइए ma v, ये v बाई टी ही तो होता है। अब वो अगर मास पर यूनिट टाइम दिए हैं तो सिर्फ v से गुणा कर देना है भैया, आ जाएगा फोर्स आपका। डायमेंशन का याद रखिए, बस डायमेंशन का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है, फिर आपको यहां से क्वेश्चन मिल सकता है पूरा प्रॉपरली। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह आप जानते ही हैं, टाउ जितना फोर्सेस आपका लीनियर में होता है, ये मैं रिवाइज करवा चुका हूं, आप एक वीडियो देख सकते हैं वहां पर जो आपका लाइव था, देखेंगे फिजिक्स जो लाइव होगा उस पर आपके अभी रिसेंट के लाइव में ही आपको मिल जाएगा कई चीज़। तो अगर जस्ट आपको रिवाइज करना है तो जैसे F बराबर ma होता है, तो F को हम टॉर्क बोलते हैं रोटेशनल में, और I को बोलते हैं उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलेरेशन को बोलते हैं अल्फा। तो सेम चीज़ को मतलब एंगुलर मोशन में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू आई अल्फा हो जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको याद रखना। ग्रेविटेशन वाले पोर्शन में आपको याद रखना है G बराबर कैपिटल GM अपॉन आर स्क्वायर होता है। अगर ध्यान रखना G प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर के, अगर मास क्या हो कांस्टेंट हो, और यही G बराबर 4/3 पाई G रो R, यही G प्रोपोर्शनल R हो जाएगा अगर आप कहते हैं कि अर्थ की एवरेज डेंसिटी ही कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, अगर R में 1% की वृद्धि हो रही है तो G में 2% की कमी हो जाएगी, और यहाँ पर जितना परसेंट इसको बढ़ाएंगे उतना परसेंट ये बढ़ेगा, जितना परसेंट रेडियस घटाएंगे उतना परसेंट वो भी ग्रेविटी भी घटती चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हैं बच्चा। और थर्मल फिजिक्स में अगर आप ध्यान रखें, लास्ट मैं आपको बता दूं, जैसे थर्मल वाले पोर्शन पर वेव वाले पोर्शन में पहले देख लेते हैं। वेव वाले पोर्शन में आप जानते हैं कि SHM का फार्मूला y बराबर a साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर ये तीनों सब फार्मूला याद रख के जाना, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आने का चांस है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, मिनिमम वेलोसिटी कहाँ होगी SHM के दौरान, एक्सीलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ पे होगा, ये सवाल पूछा जा सकता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है इसका। तो v बराबर कितना हो जाएगा, dy अपॉन dt। तो यहाँ पे हो जाएगा a ओमेगा साइन ओमेगा टी, सॉरी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी।
और ये बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि मैक्सिमम कब होगा, जब y बराबर 0 होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, y बराबर 0 मैक्सिमम होगा, मिडिल पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक्सेलरेशन अगर निकालना चाहते हो तो dv अपॉन dt होगा, जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये तो भैया कंडीशन है आपकी। ये सब चीजें एसएचएम में याद रखिए। साउंड में साउंड की प्रॉपर्टीज याद रखिए। साउंड का जो पिच होता है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, साउंड का जो लाउडनेस होता है वो स्पीकर पे डिपेंड करता है, सोर्स पे डिपेंड करता है, और साउंड का जो क्वालिटी होता है वो वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है कि किस तरह का तरंग स्वरूप है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ जाता है, और ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है, अगर ह्यूमिड एयर है तब भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं। अब आप याद रखना वेव ऑन ऑक्सीलेशन में, और ऑक्सीलेशन का फॉर्मूला जो होता है सिंपल 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। और यही अगर स्प्रिंग के केस में देखोगे तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के होता है, जहां पर के बल नियतांक है, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है, ठीक। ऑलमोस्ट वी आर डन। अब थर्मल वाले पोर्शन में, थर्मल में आपको थोड़ा सा याद रखना है C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5। इस फार्मूले पर बेस्ड टेम्परेचर का इन्वर्जन कन्वर्जन वो सब आ सकता है। अगर आप टेम्परेचर देंगे तो कोई भी बॉडी का वो हीट बढ़ता है, ठीक है। और आप थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ को याद रखना, डेल्टा क्यू बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, मतलब बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। अब अगर समतापी प्रक्रम है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा यू 0 हो जाएगा, डेल्टा क्यू बराबर सिर्फ वर्क में चला जाएगा। मतलब आप किसी के लिए भी किसी भी तरह के प्रोसेस के लिए ये बता सकते हैं, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर एक उसका फॉर्मूला होता है एटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये कार्नो इंजन के लिए फॉर्मूला होता है उसकी इफिशियंसी का, ठीक है, आइडियल केस में, ठीक। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको रिवाइज करके जानी थी। और एक्सरे का पोर्शन, एक्सरे में आपको याद रखना है, वेवलेंथ वगैरह बहुत पूछ चुका है, इसकी मिनिमम वेवलेंथ आपको बतानी है। तो मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है SC अपॉन EV। अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ध्यान रखना मिनिमम वेवलेंथ इसकी घटेगी, अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे मिनिमम वेवलेंथ घटेगी। और एक और फॉर्मूले पर बहुत हाई कन्विक्शन है बच्चों, वो क्या है, EV बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। मतलब अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप v वोल्ट से त्वरित कर देते हैं, v वोल्ट से एक्सीलरेट कर देते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी। तो ये थी लास्ट टाइम की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिस पर आपको फॉलो करना है जिसको। और फाइनली आपको एग्जाम में बेटर करने के लिए ये ध्यान रखें बच्चों, 25 में से 25 क्वेश्चंस अगर पढ़ाने के लेवल पर किया जाए तो आपको कुछ भी ऐसा पेपर में ऐसा नहीं मिलेगा जो कि फिजिक्स में आपको पढ़ाया नहीं गया है। दिस मच गारंटी आई कैन टेक राइट नाउ। बस हो सकता है कि उस वक्त आपके दिमाग में अगर वहां पर नहीं आ रहा है तो जज्बाती नहीं होना है पूरी तरह से, नहीं अब तो करना ही है, ये तो पढ़ाया गया था तो ये तो मैं छोड़ नहीं सकता। ये जज्बात नहीं चाहिए वहां पे एग्जाम में। स्मार्टली प्ले करो। ये सोचो कि उस वक्त अगर वो क्वेश्चन टफ है तो उस वक्त हर किसी के लिए टफ है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है उतना ज़्यादा, जो होगा वो कर ही ले जाएगा वैसे भी, ठीक है। तो पॉइंट ये है, आपको अगर अपनी सीट सिक्योर करनी है, आपको ये कट ऑफ क्लियर करना है। जीएटी में अगर मैं बात करूं, मैथ क्लियर करोगे तभी जीएटी में पहुंचोगे। और जीएटी में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट राउंड में आप क्वेश्चन पढ़ जाइए, जो आ रहा है उसको करिए। सेकंड राउंड में फिर देखना जो थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है। और अगर आप 15 से 20 के बीच में है तो प्लीज शांत रहें, बिल्कुल ना करें कुछ भी, ठीक है। जितना अगर 15 से 20 के बीच में एकदम करेक्ट है, अगर वही एवरेज परफॉर्मेंस हर किसी में है तो देयर इज नो इशू, डेफिनेटली यू विल क्रैक। और लास्ट में जो इनर्शिया होता है ना कि हाँ आप क्या सोच रहे हो, क्या सोच करके जा रहे हो एग्जाम में, ये सब बहुत मायने रखता है। तो अगर आप लोगों की थिंकिंग और आपकी एनर्जी बहुत सही है ना, सही लेवल की है ना, तो बच्चों 6 महीने बिताए हो, मजाल नहीं है, किसी भी तरह का मजाक नहीं है ये। 6 महीने यू हैव स्पेंट, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है, कहीं ना कहीं आपने क्लास में देखा है, आप आए हो, सुने हो, तो कम से कम 50% 40% लाइक तो आप कर ही ले जाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, इसी बात के साथ मैं अपनी बात को एंड करता हूँ और ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम आ गया है। जय हिंद।